क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं डियर स्टूडेंट। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, दो पार्ट हैं इसके, लाल हो लाल नहीं हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। इंग्लिश वर्जन में पढ़ लेता हूँ पेपर से। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? ठीक हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक कोई बैग है, एक थैला है, उसमें 2 प्रकार की गेंदें हैं। लाल गेंदें हैं 3 और काली गेंदें हैं 5। ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो यादृच्छिक जानना आपने। प्रायिकता के प्रश्न डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं किस पे? इस बात पे। यादृच्छिक मतलब एट रैंडम। यादृच्छिक मतलब बिना देखे। यदि आप बैग में से, थैले में से देख करके बॉल निकाल रहे हैं तो वो प्रायिकता का प्रश्न नहीं है, वो संभावना का प्रश्न नहीं है, वो तो बिना देखे निकालना है। उसको बोलते हैं यादृच्छिक, एट रैंडम, बिना देखे। जैसे आप लूडो फेंकते हैं, पहले उसको ऐसे हिलाते हैं और फिर ऐसे फेंकते हैं, तब आप देखते हैं कि क्या आया होगा। तो वो क्या है? वो यादृच्छिक है, एट रैंडम बोलते हैं उसको। ठीक हो गया। तो इस बैग में 3 लाल 5 काली गेंद हैं। प्रायिकता निकालनी है, एक बॉल यादृच्छिक निकालना है और प्रायिकता निकालनी है कि वह रेड बॉल हो, लाल रंग की हो। तो पहले देख लेते हैं। थैले में कुल गेंदों की संख्या। थैले में कुल गेंदों की संख्या। थैले में कुल कितनी गेंद हो रही हैं? 3 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, तो आप जोड़ देंगे 3 + 5, ये हो गया 8। थैले में 8 बॉल्स हैं। थैले में 8 गेंदें हैं। ठीक हो गया। अब देखो लाल गेंदों की संख्या, पहला वाला पार्ट करता हूं। लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या। नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल कितने हैं? लाल कितने? 3। 3 बॉल्स रेड हैं। ठीक है। एक बॉल निकालनी बिना देखे, यादृच्छिक निकालनी है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह लाल रंग की बॉल हो। उस थैले में 3 बॉल्स किसकी हैं? रेड कलर की, लाल रंग की, और कुल उसमें 8 बॉल हैं। ठीक है। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकालना है, तो प्रायिकता ज्ञात करने की वह लाल गेंद है। तो मैं लिख लेता हूं लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बॉल निकलेगी। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। अनुकूल संयोग डिवाइडेड बाय कुल संयोग। अनुकूल संयोग डिवाइडेड बाय कुल संयोग। फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट का मतलब ये हुआ 8 कुल उसमें घटनाएं हो रही, 8 बॉल हैं, तो कुल संयोग तो 8 हो गए। अनुकूल मतलब जब रेड बॉल चाह रहे हैं, यादृच्छिक बॉल निकाल रहे हैं, रेड निकल जाए तो अनुकूल है। उन 3 में से कोई निकल जाए तो अनुकूल हो गया। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर 3 लाल गेंद हैं और कुल गेंदों की संख्या है 8। तो पहला वाला पार्ट हो गया, जो एक गेंद निकली उस थैले से, ठीक है, वह लाल रंग की हो,
इसकी प्रायिकता होगी 3/8। ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका है लाल नहीं हो, गेंद लाल न हो, इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट रेड। अब आप देखो, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर 1। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है ना, तो लाल बॉल निकलेगी या लाल बॉल नहीं निकलेगी। उस थैले से एक बॉल निकाली, या तो लाल बॉल निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो दोनों की संभावनाएं जोड़ दूंगा, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर 1। तो लाल गेंद न हो इसकी प्रायिकता तो कितना हो जाएगा, 1 - 3/8। एक में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को माइनस कर लेंगे तो लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो ये कितना हो गया, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 8 - 3/8। तो 8 में से 3 गया 5/8। ये हो गया लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता। इस दूसरे वाले पार्ट को एक तरीका तो ये है कि जब मैंने लाल गेंद निकलने की प्रायिकता निकाल दी और मुझे निकालना है कि लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता, तो मैं 1 में से माइनस कर दिया तो 5/8 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि लाल गेंद न हो इसकी प्रायिकता, लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर उस थैले में कुल काली गेंदें। क्यों भाई, 3 तो रेड है ना, ये नहीं आनी चाहिए, इनमें से कोई आ जाए तो अनुकूल संयोग कितने हो जाएंगे, 5 और कुल संयोग 8। तो वहाँ से 5/8 आएगा। तो चाहे इस तरीके से करो, चाहे जो मैं कह रहा हूँ कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता बराबर काले गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो 5/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से करो, चाहे दूसरे तरीके से करो। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है ना, इसको आप समझ रहे हैं, मतलब लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर 1। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है, 3/8 प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर 1। तो लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर 1 - 3/8। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर देखिए डियर स्टूडेंट 14। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, प्रायिकता और सांख्यिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल है करने के लिए। तो आप अवश्य इन 2 चैप्टर्स को भी आप एग्जाम के लिए बढ़िया सा तैयार कर लीजिए। अब देखो, एक टेबल दी हुई है, इनकी सारणी में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, ये पद हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता मतलब बार बार। 2 की बारंबारता 6 का मतलब क्या हुआ, 2 6 बार आया होगा। 4, अब x का तो मालूम नहीं है, x क्या है। 6 24 बार आया होगा, 6 24 बार आया होगा, 8 28 बार आया होगा, 10 15 टाइम आया होगा। ठीक है, तो एक तो इस x की वैल्यू चाहिए और दूसरा इस y की वैल्यू चाहिए। न तो हमको x की जानकारी है और न ही हमको y की जानकारी है, पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये तो पद हैं, ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता सारणी बनानी आपको आनी चाहिए। संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए भी पेपर में आ सकता है। कैसे बनाएंगे, बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं,
इसको तो पहले वाले को तो सीधे यहाँ उतार दीजिए, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। 6 में x जोड़ा तो ये आना चाहिए, 26 में 24 जोड़ा तो ये आना चाहिए, 50 में 28 जोड़ा तो ये आना चाहिए, y में 15 जोड़ना चाहिए तो ये आना चाहिए। ऐसी बनती संचयी बारंबारता सारणी। कैसे बनती है एक बार फिर देखिए। पहला तो ऐसे उतर गया, इसको भूल जाइए यहाँ क्या है। तो 6 और x का जोड़ ये होना चाहिए, इसका और इसका प्लस करके ये आना चाहिए। वैसे भी देखो 26 और 24 50, इसका और इसका प्लस करके ये आना चाहिए, और इसको प्लस करके ये आना चाहिए। ऐसे बनती संचयी बारंबारता सारणी। समझ रहे? पहला वाला उतर गया। दूसरा कैसे आएगा? इसका और इसका दूसरे का प्लस, इसका प्लस ये। तो यहां पर आप देखिए कि मैं लिख दूंगा 6 + x = 26। क्यों? इसका और इसका सम 26, इसका और इसका जोड़ कितना होता है? 26 होना चाहिए, ठीक है। संचयी बारंबारता ऐसे तो बनती है। ये यहाँ उतर गया, इसको और इसको प्लस करके ये आता है, तो मैंने लिख दिया 6 + x = 26। +6 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x = 26 - 6, +6 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो x = 26 में 6 गया तो 20, ठीक है। x = 20। x का मान पूछा गया, y का मान पूछा गया, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो x का मान निकल गया तो 1 मार्क्स आपका फिट हो गया, 1 नंबर तो मिल जाएगा। अब दूसरा आप देखिए, y का मान निकालने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, यहां देखिए मैंने कहा 26, 6 उतरा, 6 और x का प्लस 26, 26 और 24 का प्लस 50, 50 और 28 का प्लस y, ठीक है ना। 50 और 28 को प्लस करूंगा तो कितना y के बराबर आएगा? इसका और इसका प्लस ये, और इसका और इसका प्लस ये, तो मुझे y चाहिए तो आ गया ये y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 878। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 78, तो दो वैल्यूज आपको पूछी गई हैं। x आपका 20 हो गया, y आपका कितना हो गया? 78 हो गया। तो 2 मार्क्स आपका कंफर्म बन गया। एक तरीके से और भी y का मान निकाल सकते हैं। देखो ये तो उतर गया, ये तो सीधे यहाँ उतर गया पहला वाला, इसका इसका प्लस ये, इसका प्लस करके ये, इसका प्लस करके ये, और इसका प्लस करके ये, मतलब y + 15। मैं इसको ऐसा भी निकाल सकता हूँ कि y + 15, y + 15 = 93, ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो +15 वहाँ चला गया, माइनस हो गया 93 - 15, तो y बराबर 13 में से 5 गए 8, 8 में गया 7, आ गया 78। यहाँ से करो चाहे वहाँ से करो, ये आपको याद रखना है कि यदि एक प्रश्न के आपको कई तरह के आते हैं तो एक ही तरह का करना है आपने, इसलिए ये तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा। एक ही प्रश्न में आपने, एक ही प्रश्न को आप, जैसे मैं 2 तरीके से कर दिया यहाँ पर y का मान, यदि आप भी 2 तरीके से वहाँ करने लगे तो आपका समय कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपका मतलब समय आपको कम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। 27 क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट। तो 27 में 7 और प्लस कर लीजिए, 34 क्वेश्चन है आते हैं पेपर में, सरल सरल हैं। पेपर इस ढंग से सेट होता है कि 3 घंटे में आप आराम से पेपर कर लेंगे। कब? जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। तो आजकल बढ़िया प्रैक्टिस करके रखिए, कई बार प्रैक्टिस करिए। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कह रहे हैं ना, बारंबारता का मतलब वह बार बार, फ्रीक्वेंसी, जितनी अधिक से अधिक बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, फटाफट एग्जाम में आपके हाथ चलेंगे। प्रैक्टिस नहीं है तो रुक रुक के चलेंगे और समय आपका ज़्यादा लगेगा, पूरा पेपर सॉल्व करने में कठिनाई हो जाएगी यदि पहले से अच्छी सी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया प्रैक्टिस आप करिए। चलिए अब मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ये थ्योरम है, ये आपको याद रखना है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, इसमें कई प्रश्न बनते हैं, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उन 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। AP बराबर AQ होता है, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या है कि माना ये वृत्त है और बिंदु बाहर नहीं है, बिंदु वृत्त पर है। माना ये है बिंदु या ये बिंदु है, वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु है, उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, खींची जा सकती हैं अधिकतम, ठीक है, और वो उन दोनों की लंबाई समान होती है। दूसरी बात है कि यदि ये वृत्त है और वृत्त पर एक बिंदु दिया हुआ है तो इससे होकर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं या खींची जा सकती हैं, तो केवल एक स्पर्श रेखा आएगी। यदि बिंदु वृत्त पर है, वृत्त की परिधि पर है या वृत्त पर है, तो केवल एक स्पर्श रेखा जाएगी, ठीक। और तीसरी बात है कि एक वृत्त है और कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर यदि बिंदु है तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कोई नहीं। यहां से इस वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक हो गया। तो 3 चीज आप याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, 2 वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, ये वृत्त है, इस पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उनकी लंबाइयां समान होती हैं। यदि यह बिंदु कोई बिंदु वृत्त पे है तो वहां से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो ऐसी जाएगी, या मुंह नीचे की ओर हो सकता है, ठीक हो गया। और यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इन 3 चीजों को आप दिमाग में रखिए, इससे भी प्रश्न आ सकता है। अब जो थ्योरम है हमारे पास, जो प्रमेय आपने सिद्ध करनी है, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। हमको सिद्ध करना है किस बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो 2 स्पर्श रेखाएं आई हैं उनकी लंबाइयां समान होती हैं, ठीक हो। तो चलो मैं लिख लेता हूं पहले। माना ओ वृत्त के केंद्र पर बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब बाहर वाला, वृत्त के बाहर का बिंदु, बाह्य बिंदु ए से, बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं AP व AQ खींची गई हैं, खींची गई, ठीक है ना। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। ये कोई वृत्त है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा मतलब जो उसको केवल स्पर्श करके निकले, स्पर्श करके निकले, ऐसे
दो जगह पे नहीं कटना चाहिए। जैसे माना ये वृत्त है, अब मैंने एक लाइन ऐसी खींच दी तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये क्या है, सेकेंड लाइन, छेदक रेखा है। ये दो बिंदुओं पर वृत्त को इसने काटा है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये क्या है, छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन है। इस वृत्त में एक बिंदु से टच करते हुए ये रेखा निकल रही है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये केवल एक बिंदु से छू रही है। तो ऐसे ही यहां से मैंने स्पर्श रेखा खींची तो वृत्त को एक बिंदु पे टच कर रही है, पी पर। यहां से यहां स्पर्श रेखा खींची तो वह क्यू पर टच करती है, टच केवल करेगी, निकल जाएगी आगे, ये आगे निकल जाएगी, पर वृत्त के अंदर नहीं जाएगी। ठीक हो गया। चलिए, अब ये बात आप जानते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या क्या हुआ, केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि का कोई पॉइंट आप ले लेंगे तो त्रिज्या बन जाएगी जब केंद्र से मैं उसको मिलाऊंगा। परिधि पर एक बिंदु P है, केंद्र से इसको मिलाया, त्रिज्या होगी। परिधि पर एक बिंदु Q है, केंद्र से मिलाया, त्रिज्या होगी। तो एक त्रिज्या OP है, एक त्रिज्या आपकी OQ है, ठीक है। OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या है, आता है कोण APO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसको जरा ध्यान से समझिए। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण होता है। एक प्रश्न अभी भी तैयार कर लीजिए, ये कोण कितना है, 90 डिग्रीज का होता है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण, तो कोण APO 90 डिग्रीज हो गया। या ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं कि एंगल OPA 90 डिग्रीज, ठीक। दूसरा है वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल। यहाँ भी तो वही बात है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, यहाँ पर एंगल कितना, ये भी 90 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्यों लिखा इसको 90 डिग्रीज, ये 90 अंश क्यों हुआ, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण होता है। ठीक हो गया। अब आप देखो, दो ट्रायंगल ले लेता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण बन गई। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्रीज है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह बना दिया, APO व त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AQO में, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है, आप जानते हैं OP बराबर OQ। OP और OQ का मान बराबर है, क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल। जितनी भी त्रिज्याएं आप खींचेंगे वृत्त के, उनकी लंबाएं सब क्या समान होती हैं। तो आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ सर्किल, तो वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं। दूसरी बात, AO इज इक्वल टू AO। ये जो AO है ना, AO भुजा है, इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है। तो AO क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन हो गया, कॉमन या उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, जो भी कहना है, दोनों जगह है। ये AO इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो AO बराबर AO। ठीक है। तीसरी बात कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल APO ये भी 90 डिग्री है और AQO भी 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों,
क्यों 90 डिग्री है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये समकोण त्रिभुजों में तीन चीज़ें हो गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली कॉमन है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए, ठीक है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसी रूप में लिखता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रेंट टू, सर्वांग सम है ट्रायंगल AQO। APO और AQO कैसे ट्रायंगल हो गए? सर्वांग सम का चिन्ह है ये, कॉन्ग्रेंट, सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान। दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अब मैं थ्योरम बोल रहा हूं आपसे, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हों, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो समकोण त्रिभुज है ना, एक तो ये है और एक ये है, इसमें क्या क्या बातें हैं? कर्ण दोनों के बराबर हैं, AO बराबर AO, और एक एक भुजाएं भी बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में समकोण त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये लिखते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण है ही है, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण भी समान है, और S मतलब साइड। एक भुजा और कर्ण यदि आपस में बराबर हैं समकोण त्रिभुजों के, तो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और सर्वांग सम का मतलब हुआ सर्व अंग समान। ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर तो है ही है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि AP इज इक्वल टू AQ। क्या लिखते हैं? CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट, ठीक है ना। मतलब इसका संगत ये है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम हो गए ना, ये सर्वांग सम हो गए, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, उसको लिखते हैं CPCT, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ऐसा लिखा जाता है। तो AP बराबर AQ, और AP बराबर AQ क्या है? आप देख रहे हैं, सिद्ध करो कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये मैंने निकाल दिया, इस बाएं बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई और उनकी लंबाई आपस में समान है, ठीक है, उनकी लंबाई आपस में समान है। तो यहां आंसर लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है। बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है, ठीक हो गया। AP बराबर AQ ये आ गया, तो लास्ट में एक लाइन ये या नीचे लिख देना आपने। ये तो सिद्ध करना था, तो आप लिख देंगे प्रूव्ड, यहां पर लिख देंगे आप प्रूव्ड, सत्यापित हमने कर दिया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है आपको, पेपर में भी इस रूप में बना हुआ है। यदि LM समांतर है, इस समांतर का चिन्ह है दो ऐसी रेखाएं,
इस समांतर का चिन्ह है। एल एन और सी बी समांतर है, ये और ये आपस में समांतर है। जैसे मैं दो रेखाएं खींच दूं, ये और ये आपस में समांतर है। ब्लैक बोर्ड का ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है, जिनकी बीच की दूरी समान होती है। तो एल एन और सी बी समांतर हैं तथा एल एन और सी डी समांतर है। एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन समांतर है सी डी, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम डिवाइडेड बाय ए बी बराबर ए एन divided by AD. In the given figure is what is given there? LN is parallel to CB and LN is parallel to CD. Then prove that AM by AB is equal to AN by AD. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो इसका प्रूफ मैं करता हूं। ठीक है, आप देखिए इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये आधार भुजा है, इसके समांतर रेखा खींची गई है। ठीक है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम और सी बी आपस में समांतर हैं। तो आपने क्या पढ़ा? आपने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ी आपने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई हमने एक रेखा खींची और वो आधार के समांतर है, तो प्रमेय क्या कहती है कि ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी, ए एल बाई ए सी इक्वेशन नंबर 1। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहती है कि ये कोई त्रिभुज है, आधार भुजा के समांतर एक भुजा खींची, ठीक है, ये इसके समांतर है, तो क्या होगा? ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो, दूसरे वाले में ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी व्हाट इज देयर? एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन और सी डी आपस में समांतर है। ठीक है ना, ये त्रिभुज है, ये आधार भुजा है, इसके समांतर ये रेखा खींच दी गई है, सी डी के समांतर एल एन है। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इसके समांतर है, ठीक है, तो ए एन बाई ए डी क्या हो जाएगा? ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो इस साइड का देखो, ए एन बाई ए डी बराबर ए एल बाई ए सी। ठीक है, ए एल बाई ए सी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड ए एल बाई ए सी और इसका भी ए एल बाई ए सी, समीकरण ए का दायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये दाएं पक्ष आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू, दाएं पक्ष बराबर हैं, राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी,
AN/AD। अरे ये आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करके लाना था। AM/AB इज इक्वल टू AN/AD, प्रूव्ड, सत्यापित हुआ, जो चाह रहे थे। कितना सरल है, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें अथवा भी है, और तो चलो वो भी लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डियर स्टूडेंट, दिए गए चित्र में यदि ट्रायंगल ODC समरूप है, इस समरूप का चिन्ह है सिमिलर, समरूप है OBA, ठीक है ना, और एंगल BOC 125 डिग्रीज है, और एंगल CDO, तो जहां पर बीच में पड़ा जाता है वो कोण होता है CDO, तो ये वाला कोण दिया हुआ है। एंगल BOC, तो O, ये BOC, ये कोण, ठीक है ना, जो बीच में है। क्या निकालना है? DOC का मान चाहिए, DOC, एक तो ये वाला कोण चाहिए, ये कितना होगा, और DCO, ये वाला एंगल चाहिए। ये 2 चीज़ हैं, या और भी है। एंगल DOC और एंगल DCO का मान ज्ञात कीजिए, एंगल DOC और एंगल DCO। ओके, बस यही 2 एंगल निकालने हैं, ये तो आसान है निकालना। देखिए कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे। आप देखो इसको, मेरे पास, मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ इसको। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ODC एंड OBA आर सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है। तो 2 चीज़ें आप जानते हैं, एक होता है कॉन्ग्रेंट और एक होता है सिमिलर, एक होता है सर्वांग सम, एक होता है समरूप। अब एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ये है। मैं कहूं ABC PQR, ये ट्रायंगल क्या है? यदि मैं कहूं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये हुआ, ठीक है, सर्वांग सम का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, सर्व अंग समान। समरूप मतलब एक ही टाइप का रूप है। जैसे कोई घन है ना, घन 6 सेंटीमीटर भुजा का घन, या 10 सेंटीमीटर भुजा का घन, या 12 सेंटीमीटर भुजा का घन, ये सब क्या होंगे? ये अपने आप में क्या होंगे? समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। वृत्त है कोई, ये कोई सर्किल है और दूसरा सर्किल है, ये समरूप हैं, सिमिलर हैं। इनकी रेडियस अलग अलग है जरूर, इसकी रेडियस माना 3 सेंटीमीटर, इसकी माना 5 सेंटीमीटर, ये सिमिलर है, ठीक है ना। शेप एक ही तरह का है, एक ही तरह का आकार है, पर साइज अलग अलग है। परंतु कॉन्ग्रेंट में क्या होता है? सर्वांग समता में क्या होता है? शेप एंड साइज सेम होते हैं, एक ही प्रकार का आकार भी होता है और एक ही प्रकार का रूप भी होता है। इनमें रूप एक प्रकार का होता है परंतु आकार अलग अलग है, ये छोटा ये बड़ा है। तो ऐसे ट्रायंगल के केस में भी है, ठीक हो गया। अच्छा अब 2 ट्रायंगल, यहाँ देखो 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं,
दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के एंगल तो सेम होते हैं, पर उनकी जो साइड हैं कोई ज़रूरी नहीं कि साइड सेम हो। साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये ध्यान रखना है। समरूप त्रिभुज में, सिमिलर ट्रायंगल में एंगल तो सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, संगत कोण समान, परंतु भुजाएं कोई जरूरी नहीं कि सेम हो। ट्रायंगल की भुजाएं अनुपातिक होती हैं, एक ही अनुपात में होती है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक हो गया। अब चलिए, आप समझ गए होंगे इसको, और दोनों में अंतर भी आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आपके पास क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ODC, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल OBA के सिमिलर है। ठीक हो गया। और चीज क्या दे रखी है कि एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला, और ये निकालना है ये। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये तो निकालना है ना, ये तो दिया हुआ है, ये निकालना है, ये पूरा एंगल कितना होता है। ये जो पूरा एंगल है ना, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा के एक और बना हुआ है। ठीक है, कोई लाइन है, ये इसके एक और बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है, 180 अंश होता है। तो ये पूरा एंगल 180 है। तो जब इसका सम 180 होगा, ये दिया हुआ तो ये निकल जाएगा। ठीक है ना। मैं लिख सकता हूं कोण COD या DOC। इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है DOC प्लस DOC प्लस इस वाला एंगल का नाम क्या है, BOC। इसका और इसका सम एंगल BOC 100 सॉरी, एंगल DOC इसका और इसका सम, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 180 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइन के एक साइड बना हुआ एंगल है, तो जितने भी एंगल लाइन के वन साइड बनेंगे वो उनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस 180। ठीक हो। और ये वाला तो दिया हुआ है 125, ये वाला तो 125 दिया हुआ है ये। तो मेरे पास एंगल DOC प्लस इसकी जगह 125 लिख देता हूँ, ये तो दिया हुआ है 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब हुआ, इसको वहां ले लूंगा, कितना होगा डियर स्टूडेंट, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 7 बच गए, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्रीज हो गया। तो एक चीज़ तो आ गई, DOC 55 डिग्रीज आ गया। ये वाला कोण हमारा 55 डिग्रीज हो गया। ठीक है। अब आप देखो, एक एंगल मैंने निकाल दिया है, ये वाला एंगल है 55 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा। दूसरा क्या निकालना है, एंगल DCO ये वाला चाहिए। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल निकल गए, ये वाला एंगल भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया, ये वाला निकालना है। तो ये एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए एंगल बराबर 180 डिग्रीज। ये कोण धन ए कोण धन ए कोण बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180। इसको प्लस करूंगा, 180 अंश आएगा, तो उसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये तो मेरे पास आ गया। एज ए रिजल्ट यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल DCO इज इक्वल टू 55 DOC ओके DOC
ये 55 डिग्रीज आ गया, एक तो आ गया। ठीक हो गया। चलो दूसरा एंगल कैसे निकालूंगा उसको देखते हैं। आप देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल DCO, एंगल DCO प्लस इसका नाम पढ़ो DOC, एंगल DOC प्लस एंगल इसका नाम पढ़ो CDO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्रीज। DCO कितना हो गया, DCO ये तो निकालना ही है। DOC कितना है, DOC 55, CDO 70। तो एंगल DCO प्लस एंगल DOC, DOC ये 55 है, 55 डिग्रीज प्लस एंगल CDO ये 70 डिग्रीज है, बराबर 180 अंश। अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, एंगल DCO प्लस कर लेते हैं 125 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको वहाँ ले लूँगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल DCO इज इक्वल टू वहाँ ले जाऊँगा तो माइनस हो गया, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया। ये भी हमारे पास 55 डिग्रीज आ गया। एंगल DCO भी कितना हो गया, 55 डिग्रीज हो गया। ये भी हमारे पास 55 डिग्रीज आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। चलिए और आगे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। दो चीज़ दी हुई है, 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है किसी AP का। तो फर्स्ट n पदों का योगफल निकालो, प्रथम n पदों का योगफल निकालो। ठीक हो गया। तो अब न तो A दे रखा है, प्रारंभिक पद भी हमको नहीं मालूम, प्रथम पद नहीं मालूम, सारवंतर नहीं मालूम, तो मान लेता हूँ। ठीक है। माना AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद A है तथा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर D है। ये तो आप जानते हैं। ठीक हो गया। प्रथम 7 पदों का योग ये दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। इस 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रारंभ हो गए। प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी AP में n पद हों और n पदों का योग निकालना है किसी AP के प्रथम n पदों का योग चाहिए, तो ये होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये वाला सूत्र लगता है। ठीक है। तो प्रथम 7 पदों का योगफल, तो n की जगह 7 हो जाएगा, बराबर n क्या है 7, 7/2, 2A ये तो मालूम नहीं है, प्लस n क्या है 7 है, 7 पद हैं तो 7-1 इंटू D। तो ये कितना हो गया, और ये भी आपको दिया हुआ है S7। प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। तो यहाँ पर मैं S7 की जगह इसको तो लिख देता हूँ 49 इज इक्वल टू 7/2
2a प्लस 7 माइनस 1 6d। यहाँ से मैं चाहूँ 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा कितना। अब ये वाला ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ। 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया a प्लस 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 3। ठीक हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 49 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d। अब यदि मैं a प्लस 3d का मान निकालना चाहता हूँ तो ये 7 कहाँ जाएगा, इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है कि a प्लस 3d इज इक्वल टू इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 49/7 और 7 7 जा 49, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। एक समीकरण बन गया। न तो a मालूम न d मालूम, तो a और d में एक समीकरण बन गई। ठीक है, और ये बात आप जानते हैं कि किसी समीकरण में यदि 2 अज्ञात राशियां हैं, 2 अननोन क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जैसे यहाँ पर a और d के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, तो a और d का मान निकालने के लिए हमको कम से कम 2 समीकरणें चाहिए। तो एक तो समीकरण ये निकल गई a और d में, a और d में एक और समीकरण निकाल देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब आप देखो कहाँ से निकलेगा। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, इससे निकलेगा प्रथम 17 पदों का योगफल, प्रथम 17 पदों का योगफल बराबर 289। तो प्रथम 17 पदों का योगफल, योगफल मतलब एन पदों का योगफल आप जानते हैं n/2। सूत्र जरूर लिखना चाहिए, सूत्र लिखने से एग्जामिनर ये जान जाते हैं कि बच्चे को आता है सूत्र। ठीक है, तो एन की जगह 17 पद चाहिए तो S17 बराबर n/2। ए भी नहीं मालूम पर n मालूम है, 17 - 1 इंटू डी, और S17 17 पदों का योगफल दिया हुआ है, 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसकी जगह लिख देता हूँ 289 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस 17 में से एक गया 16d। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया 289 बराबर n/2 इंटू, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया a प्लस 16 में से 2 कॉमन आ गया 8d, 2 से 2 कट गया। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, n कितना है 17 है ना, तो यहाँ पर मुझे 17 लिखना चाहिए 17, यहाँ पर मुझे 17 लिखना चाहिए 17। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इधर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप देखिए मेरे पास अब यहाँ से क्या आ रहा है 289 इज इक्वल टू 17 इंटू a प्लस AD। ठीक है, a प्लस AD का वैल्यू निकालूंगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा। a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, 17 से इसको काटूंगा तो 17 हो गया ये, तो a प्लस AD बराबर 17, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, a प्लस AD भी हमारे पास 17 निकल गया। a और d में 2 समीकरणें निकल गई, एक तो है a प्लस 3d 7 है और एक है a प्लस AD 17। अब सॉल्व करते हैं इनको। इक्वेशन हल करना तो आपको आता है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते हैं। तो देखिए मैं कैसे लिख दूंगा, यहाँ देखिए आप a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, इक्वेशन नंबर 1 है, और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है,
ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं विलोपन कर लेता हूँ, ए है, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। कैसे? जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 को, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जिसको घटाते हैं, जिसको माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करें तो इसके सारे साइन बदलेंगे। ए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इससे कट गई। तो 3D माइनस AD तो ये हो जाएगा माइनस 5D। 3D में से माइनस AD, अब ये प्लस नहीं रह गया, माइनस रह गया। 3D माइनस AD बराबर माइनस 5D इज इक्वल टू 7 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा? माइनस 10। माइनस माइनस हटा दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ हटा दीजिए, तो D बराबर हो गया 10/5, 5 दूने 10, तो D बराबर आ गया 2। मेरे पास D की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई तो मैं A की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है ना? अब आप देखो, ठीक है डियर स्टूडेंट, D इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको देखिए आप। अब हम समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो A प्लस 3D है, तो 3 इंटू डी मतलब 2 बराबर 7, A प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। A इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 आ गया। तो मेरे पास दो मान आ गए, A इज इक्वल टू 1 और D इज इक्वल टू 2। मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई। A की वैल्यू मेरे पास आई कितना? 1, और D की वैल्यू आई 2। ठीक है? अरे मैं चाह भी रहा था कि मैंने AP का प्रथम पद A माना हुआ है, सारवंतर D माना हुआ है, न मुझे A मालूम था न मुझे D मालूम था, मैंने निकाल दिए, A भी निकाल दिया, D भी निकाल दिया, क्योंकि मुझे और आगे का काम करना है। इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आप देखो ध्यान से, यहां के लिए मैंने A और D निकाला। इस AP के प्रथम n पदों का योगफल जो निकालना है, इस AP के प्रथम n पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP क्या है? फॉर्मूला लगा लीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब तो n पदों का ही योग निकालना। अब n का मालूम, n मालूम नहीं है, n पदों का ही योगफल चाहिए। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, Sn बराबर ये भी ऐसे ही रहेगा, n का मान मालूम नहीं है, परंतु 2A, A का मान मालूम है 1, तो 2A ये हो गया, n-1 पता नहीं है, पर D का मान मालूम है, D हो गया 2। ठीक है? अब सॉल्व कर लीजिए। Sn बराबर n/2, 2 और 1 का गुणा 2। अब देखो 2 के गुणा n में होगी तो 2n, और 2 के गुणा -1 में तो -2, ब्रैकेट में होगा ना गुणा, 2n, 2 के गुणा -1 में -2, -2 प्लस 2 से कट गया, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो Sn बराबर n और n की गुणा करेंगे तो n² आ गया। ठीक है? तो जो हमारे पास, जो हमको निकालना था, क्या निकालना था? प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल।
यहाँ लिख देता हूँ प्रथम n पदों का योगफल बराबर आ गया n स्क्वायर आ गया, प्रथम n पदों का योगफल। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना सरल है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए के। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल प्रश्न है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, बायां पक्ष ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करके दाएं पक्ष निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। मैं क्या कर लेता हूं, इसका और इसका एलसीएम लेता हूं। इसका डिनोमिनेटर, इसका हार ये है, इसका हार ये है। मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे। अब इसका भाग यहाँ दिया, इसका भाग यहाँ दूंगा तो इससे एक कट जाएगा तो साइन ए आएगा, और साइन ए के गुणा साइन ए में हो जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस इसका भाग यहाँ दिया, इससे इसको डिवाइड किया तो इससे एक कट गया, ये बच गया, इसकी गुणा इसमें हो जाती है, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज इक्वल टू साइन ए और साइन ए की गुणा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का हो जाएगा स्क्वायर, 2 बार गुणा में तो स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक हो गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये तो आप जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आप जानते हैं। तो उससे खोल देता हूँ इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 प्लस इसका स्क्वायर कॉस ए का तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 गुणा गया 1 इंटू कॉस ए, तो 2 कॉस ए तो आएगा। ठीक है, 2 गुणा गया ये गुणा ये, तो ये आ गया होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक हो गया। अब चलिए मैं यहां सॉल्व करता हूं। आप देखिए यहां इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, इसको एक साथ लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों एक साथ हो गए, और इनको एक साथ लिख लेता हूं, प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये तो आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये तो आप जानते हैं। इसकी वैल्यू लिख दी मैंने 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए
इंटू साइन, इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर ब्रैकेट में 4 लिख दीजिए, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक हो गया। 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 + कॉस ए इंटू साइन ए, 1 + 1 2। ठीक है, 2 में देखो 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा 1 + 2 कॉमन आ गया तो ये बन गया कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 + कॉस ए इंटू साइन ए, इससे कट गया ये। ठीक है, 1 + कॉस ए 1 + कॉस ए अंश में हर में का तो कट गया। तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, आप देखिए, अभी तो सब आपने देख लिया है, इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इसके आगे क्या आता है। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर जो बचा ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 2/sin a, 2/sin a, और 1/sin a क्या होता है cosec a, ये तो आप जानते हैं ना। 1/sin a इज इक्वल टू होता है cosec a। ठीक है, ठीक है ना, या 1/cosec a इज इक्वल टू sin a, आया समझ में। तो 1/sin a ये है ना, 1/sin a, 1/sin a बराबर cosec a। तो ये जो sin a हर में है, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो cosec बन जाएगा। तो ये आ गया 2 cosec a इज इक्वल टू 2 cosec a, और यही राइट हैंड साइड में लाना था। तो आप लिख देंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, इस रूप में करना है क्वेश्चन। अब इसके साथ अथवा वाला भी है, और में भी है, या तो ये करना है या वो करना है, जो आपको आए, दोनों नहीं करने हैं। जब अथवा में रहता है तो एक ही क्वेश्चन करते हैं जो आपको सरल लगे, आसानी से जो आप क्वेश्चन उसको कर सकें। आइए उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उसका अथवा वाला पार्ट है। इससे पहले वाला जो पार्ट हमने किया, या तो वो करना है या ये करना है, जो सरल लगे वो करिए। तो इसका अथवा वाला पार्ट देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसको हल कर लेता हूँ, ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए sin a लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ बायां पक्ष, sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको भी खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ये इंटू ए, तो इसको मैं लिख दूंगा इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक हो गया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर तो ये आ गया, ऐसे इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक साथ ले लेते हैं इन दोनों को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को तो मैंने एक साथ लिख दिया, इसको और इसको। ठीक है, इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूं, प्लस 2 इंटू
साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये और ये एक ब्रैकेट में आ गए, और ये लास्ट में प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस साइन ए क्या होता है 2 इंटू 2 तो है, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉसेक ए। आप जानते हैं कि 1 बाई कॉसेक ए साइन ए होता है, तो साइन ए को 1 बाई कॉसेक ए लिख दूँ, और कॉसेक ए यहाँ पर है ही है, प्लस अब इनको रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस अब देखो कॉस और सेक रेसिप्रोकल फंक्शन है, प्रतिलोम फलन है, तो मैं 2 कॉस ए को लिख दूंगा 1 बाई सेक ए, कॉस ए को क्या लिख दूंगा 1 बाई सेक ए इंटू सेक ए। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं ना, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, या सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, मैं इसको भी लिख सकता हूँ सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, एक ही बात है। तो अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, इससे ये कट गया, यहाँ पर बच गया 2, प्लस इसको लिख लेता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस सेक से सेक कट गया, यहाँ पर बच गया 2। अब कितना हो गया देखो, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए इसके बाद, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो ये तो सब आप जान गए, अब मैं बाकी ये सब वाइप कर लेता हूँ। ठीक है, और आगे क्वेश्चन का पार्ट देखता हूँ, रिमेनिंग पार्ट जो शेष रह गया सॉल्व करने के लिए, उसको देखता हूँ। ठीक हो गया, तो मेरे पास अब क्या है देखिए आप, इज इक्वल टू 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्या करते हैं देखिए, जो आपने सर्व समीकरण पढ़ी ना ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण पढ़ी आपने, आइडेंटिटीज, एक बार फिर लिख लेता हूं, उनको आप याद कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इन तीन को याद रखना। साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, या सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए, या कॉट ए बराबर 1 बाई टेन ए। ठीक है, ये सब आप तैयार रखिए। अब मैं यूज़ कर लेता हूँ, देखो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर ए की जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ। परंतु जब आपको याद हो ना एग्ज़ाम में, तो याद कर लीजिए, ठीक है ना, हाँ याद करने पड़ेंगे तब जाके हो जाएगा, सब सही होगा। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया 5 1 6 1 7, 7 प्लस इसको पहले लिख लेता हूँ टेन स्क्वायर ए, इसको बाद में लिख लेता हूँ कॉट स्क्वायर ए।
ये तो लाना था। देखो 7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, कितना सरल है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। इस रूप में ये क्वेश्चन क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए